अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासन की ओर से कई विकासीय गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग एक आरामदायक ज़िंदगी जी सके। प्रशासन की ओर से सरकार के साथ मिलकर सरकार के प्रयासों के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारी परियोजनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारी समस्याएं भी हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि को लेकर। हमने बात की इन समस्याओं को लेकर अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी से, और हमने जानने चाहा कि ये जो समस्या हो रही है इसका समाधान करने के लिए प्रशासन किस तरह कदम उठा रहा है। मुख्य सचिव महोदय, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो समस्याएं हैं बिजली, पानी, सड़क आदि, इनको लेकर और इनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो गर्मी का मौसम आता है मार्च के बाद, स्पेशली इसमें लोगों को दो क्षेत्रों में विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो है पानी का और बिजली का। और जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने रियलाइज़ किया है कि इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। वैसा नहीं है कि बहुत पहले काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ है पहले भी, लेकिन फिर भी बिजली में गैप है। जो पीक डिमांड आता है स्पेशली शाम के टाइम में, और वो पीक डिमांड करीब 6 मेगावाट कम रहता है, और उस 6 मेगावाट के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोड शेडिंग होती है। और स्पेशली यही टाइम होता है जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए बच्चों के एग्ज़ाम के चलते बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। इसमें बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होती है, और इनवेरेबली हम लोग को कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जिसमें कोई ना कोई तबका इसमें इफेक्ट होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जो लिया उसमें था कि ऑफिस को पहले बंद करेंगे, बाज़ारों में जिनके पास अपना जनसेट है वही वो चलाएं 7 बजे के बाद, और 10-15 दिन तक जब तक एग्ज़ाम चलता है तब तक ये रोटेशन चलता रहे। लेकिन ये जो समस्या है इसको दूर करने का उपाय है हमारे पास, और लेकिन ये थोड़ा सा लंबा वक्त इसमें लगेगा, क्योंकि जो हमारे पास दो ग्रिड है, सोलर ग्रिड है, उसमें 20 मेगावाट और 5 मेगावाट का, इस दोनों ग्रिड में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो दिन में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जब भी होता है, जब बादल इंटरमिटेंस जिसको बोलते हैं, उस इंटरमिटेंस के टाइम में जो फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी वो फ्लक्चुएट करती है बहुत ज़्यादा, उसके चलते बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं। तो या तो बढ़ा या घटा, उस समय दोनों टाइम में ये ऐसा होगा, और ये तभी दूर किया जा सकता है जब आपके पास स्टोरेज की पूरी कैपेसिटी हो। अनफॉर्चुनेटली जो वो पूरा का पूरा प्लांट बन गया लेकिन उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हुआ, उसको हम लोग पुश कर रहे हैं कि किस तरह स्टोरेज कैपेसिटी इमीडिएटली इंस्टॉल किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हम खुद देश में नहीं बनाते हैं अभी बैटरी, सोलर बैटरीज हम अभी बाहर से आयात करते हैं, और लेकिन हमारा प्रयास रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पे बैटरी लगाएं, स्टोरेज डिवाइसेस लगाएं, जिससे ग्रिड स्टेबलाइज हो। तो इससे दोनों चीज़ संभव होगा, एक तो फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे, और दूसरा जो ऐसे वक्त में जब पीक डिमांड आपका बढ़ जाता है उस समय स्टोर्ड पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रहेगा, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ प्रयास है। तो ये बिजली का एक है। मैं जानता हूँ कि अगले 2 वर्षों तक कम से कम ये थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, वो स्पेशली कुछ समय के लिए गर्मी के टाइम में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद ये पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा। पानी की जहाँ तक बात है, पानी की में हम लोग अक्सर जब से अगस्त से मैं चर्चा कर रहा हूँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि सोर्स ऑगमेंटेशन, पानी बढ़ाने के लिए आपको सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा है कि सोर्स ऑगमेंटेशन से भी ज़्यादा है कि पानी कैसे हम खर्च करते हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। पानी हमारे पास लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि धनिकरी डैम में आप यदि डैम की हाइट भी बढ़ा दें, फिर भी यदि बारिश उतनी नहीं होती है तो बढ़ा हुआ हाइट भी आपको ज़्यादा पानी नहीं दे सकता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेसिपिटेशन या बारिश कितनी हुई, उस पर ये डिपेंड करता है। तो यदि मान लीजिए किसी साल बारिश कम हुई, जैसे इस साल बारिश कम हुई है, तो उसमें इसका स्तर जो है, जल का स्तर, वो और भी नीचे चला गया है। ऐसे समय में हम जानते हैं कि जब स्तर नीचे जा रहा है तो हमको आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि पानी की खपत बहुत ही किफ़ायती ढंग से करें और इसको बर्बाद नहीं करें। अभी आप सुबह सुबह जब भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने देखा है बहुत जगहों पे, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे स्कूल्स में या कहीं दूसरी जगह पे, जहाँ पे ओवरहेड टैंक्स बने हुए हैं, वहाँ पानी लगातार गिरता रहता है। तो हर एक आदमी की जिम्मेदारी, और जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, मैं खड़ा होकर उसको पहले बंद कराता हूँ तभी वहाँ से हटता हूँ, लेकिन हर एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे ये देखें कि इस तरह की पानी की बर्बादी हो रही है, क्योंकि जो भी पानी जा रहा है वो धनिकरी डैम से जा रहा है, आपके पास वही सोर्स है, और यदि वो सोर्स कहीं से लीक हो रहा है तो वो आपका मेन सोर्स ही लीक हो रहा है।
तो अभी ज़रूरत है कि उसको हम लोग अच्छी तरह से मैनेज करें, हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। दूसरी बात जो है ऑगमेंटेशन की, ऑगमेंटेशन हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। ये चूँकि थोड़ा सा ट्रिकी प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, सलाइन वाटर को ग्रेजुअली रिप्लेस होना है। जैसे बैम्बू फ्लैट वाला आपने सुना होगा, वो पुराना प्रोजेक्ट है, उसमें भी एक्सपर्ट्स बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका मानना है कि 6-7 सालों में शायद ये पूरा का पूरा वो स्वीट वाटर में कन्वर्ट होगा, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो जो भी है सोर्स ऑगमेंटेशन का जो भी ऑप्शन है हमारे पास, वो सब ऑप्शन बहुत ही इजी ऑप्शंस नहीं है, डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। तो जो मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है, जो हमारे हाथों में है, जो हम स्कूल से ही सिखाना शुरू करते हैं, उसकी तरफ हम लोग को अभी तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसमें मैंने पीबीएमसी को भी ये सचेत किया है कि ऐसे समय में जब पानी कम है तो लोगों को पहले बता दें कि कब पानी दिया जाएगा और कितने वक्त तक दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में अभी प्रेशर बहुत कम है, तो इस मामले में मैं एक्सपर्ट्स को बुला के इस पूरे के पूरे वाटर सप्लाई के पूरे ग्रिड को एग्जामिन करा रहा हूँ, ताकि इसमें फर्म सा सोल्यूशन निकले। पूरे वर्ल्ड में जो बेसिक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और इसमें पूरे के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की आवश्यकता है। उसकी तरफ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे इसको। उसमें थोड़ा अगेन फिर वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग इन सारे तरीक़ों से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सर, रटलैंड प्रोजेक्ट का जो वहाँ से तो 6 MLD कुछ पानी मिल रहा है, उसको और बढ़ाने की कोई योजना है? हाँ, तो रटलैंड में 6 MLD ऑलरेडी हम लोगों ने टैप कर लिया। वेस्ट साइड में 5 ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो हमें मिला है, वो 5 स्ट्रीम को भी टैप करने की आवश्यकता, वो किया जा सकता है, लेकिन अभी उसमें सिर्फ स्टडी हुई है, उसका DPR बनाना, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसमें भी 1-2 साल लगेगा। वहाँ पर भी सोर्स बढ़ सकता है। फिर रटलैंड में ही कुछ लोग भी रहते हैं और वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं। जब स्ट्रेटेजिक नेचर के प्रोजेक्ट बनेंगे तो वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए हम पूरा पानी वहाँ से नहीं भी उठा सकते, वहाँ पर भी पानी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार वहाँ पे खपत भी है। हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स नहीं है वाटर का, हमारे पास बड़ा लिमिटेड सोर्स है, उसी में हमको मैनेज करना है। पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चलते चलते मैं थोड़ा सड़क पर भी थोड़ा सा बता दीजिए, इस पर भी क्या प्रगति हो रही है? पुल भी बनना है, सड़क भी बनना है। सड़क पे जैसे आप सबको पता है कि NH4 में शुरू से ही दिक्कत थी, NHIDCL इसको बना रहा है, और NHIDCL सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसमें हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, और कम से कम तो हाईएस्ट लेवल पे भी इस मॉनिटरिंग हुई है। कम से कम तो 10 बार मैंने खुद ही इसको मॉनिटर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी सरफेस ट्रांसपोर्ट से मेरी बात हुई है, उनको मैंने लेटर भी लिखा है, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया है। अब देखेंगे कि कुछ स्ट्रेचेस में, जैसे दिगलीपुर में कालरा जंक्शन से लेके नॉर्थ साइड में अब काम बहुत प्रगति पे है, तो वहाँ तो अच्छा बन रहा है। एक स्ट्रेच जो बाराटांग से साउथ, वो वाला स्ट्रेच है, अभी भी वो उतना बढ़िया नहीं बना है, और उस स्ट्रेच को ठीक करने के लिए हमारा प्रयास है। वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, मैंने उसका रिव्यू लिया है, उसको भी मैं पुश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस देके। इसमें 1-2 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि बहुत बढ़िया NHDCL के वो काम नहीं कर रहे हैं, और मैं उनको कह रहा हूँ कि उसको किस तरह उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो उनको पूरा का पूरा अनफॉर्चुनेटली इसमें जो डिसीजंस लेना है वो NHIDCL के ही हाथ में है, लेकिन हम लोग पूरा इसको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे इस काम को जल्दी ख़त्म किया जाए। ऑलरेडी ये 3-4 साल पुराना प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत लोग सफ़र कर चुके हैं, इसलिए और ज़्यादा सफ़र नहीं करें, ये हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो। जो दूसरा मुद्दा है कि हमारे रोड्स भी, बहुत सारे रोड्स बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं। अनफॉर्चुनेटली कोरोना का टाइम आया, उसके पहले भी इसमें जो कंस्ट्रक्शन और पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा। अब हम लोगों ने पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे PRI को बुला के उनसे खुद ही लिया है कि उनके कौन से रोड्स हैं जो कि अत्यंत ख़राब स्थिति में है, फिर उनसे ग्रेड करवाया हम लोगों ने, जो अच्छे कंडीशन में है, जो काम चलाओ स्थिति में है, जो बुरे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड किटी आती है, पैसा लिमिटेड है जो कि 1 साल में आप खर्च कर सकते हो, और कैपेसिटी भी लिमिटेड है। यदि हम सारा लोड एक साथ भी ले लें फिर भी हम एक साथ नहीं बना सकते हैं, ना हमारे पास उतने इंजीनियर हैं, ना हमारे पास उतने कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वैसे रोड सेलेक्ट किए हैं जो कि एक्सट्रीमली बैड कंडीशन में हैं, और उनकी लिस्ट बना के उन पर पूरा एस्टिमेट लेके उसको फिर हम लोग टेंडर कर रहे हैं। और सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा डिपार्टमेंट अब इसको मॉनिटर भी कर रहा है कि कौन कौन रोड हैं जो इस साल
खत्म होंगे, कौन कौन रोड अगले साल लिए जाएंगे, कौन कौन रोड उसके बाद वाले साल में लिए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े जो रोड थे जो बहुत दिनों से नहीं बने थे, 12-12, 15-15 साल से नहीं बने थे, उन सबों का सैंक्शन हो गया है और कुछ रोड तो बनना भी शुरू हो गया है। बहुत सारी जानकारी दी। छोटा मोटा और भी एक दो लोगों की जिज्ञासा है, जैसे कि मरीन ड्राइव पुल बनने का बात है, चाटम बम फ्लाट हो या फिर मीठा खाड़ी के बीच हो या मरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट हो, और दूसरा नागरिक उड्डयन का जो मामला है कनेक्टिविटी को लेकर, आपने अभी हाल के फंक्शन में भी कई सारी जगह कनेक्टिविटी के बार बार आपने जिक्र किया, इस पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रहा है? सबसे पहले तो ये जो कनेक्टिविटी वाला मामला है, कनेक्टिविटी वाले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ान स्कीम के अंदर 2 रूट उन्होंने किया है और 2 रूट पे उनको फॉर्चुनेटली हम लोगों को कुछ ऑपरेटर्स भी मिल गए हैं। अब देखते हैं कि ये सारे ऑपरेटर कब स्टार्ट करते हैं, और हम लोग इसके प्रति बहुत ही सचेत हैं। इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग बुला के यहाँ पे बात भी करेंगे कि उनका स्टार्ट होगा पूरा का पूरा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी दे रही है और इसके साथ साथ सी प्लेन चलाने की बात चल रही है कि पहले शायद सी प्लेन चलता था, पोर्ट ब्लेयर से लेके राजद्वीप के नाम से जाना जाता है, और शहीद द्वीप, दोनों जगह पे सी प्लेन चलाने की बात चल रही है। वहाँ पे SAR एविएशन नाम की एक कंपनी है, उसको मिला है और ये कंपनी अब स्टार्ट करेगी। इसमें रनवे जो होगा उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता थी, CRZ क्लियरेंस की, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग करके उसको क्लियर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज दिया है। और जो ही वो क्लियर होता है फिर हम लोग इसके कॉन्ट्रैक्टर उसको बुला के फिर हम लोग उनसे जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट कर सके ताकि लोग और टूरिस्ट दोनों इसका बेनिफिट ले सकते। मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट का अभी प्रोजेक्ट DPR स्टेज में, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है और इसमें स्टडी होना बाकी है, कुछ एरिया में फॉरेस्ट का भी क्लियरेंसेस बाकी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। कई पदों में प्रशासन भर्ती कर रही है और सरकार भी ये कह रहा है कि जितने भी पद है उनको भरा जाए, और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी कई सारे पदों को भर रहा है। कितनी रिक्तियां और बाकी है जो, और कब तक इनको भर दिया जाएगा? 12,000 ऐसे पोस्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसपे भरा जाएगा। आपने देखा कि पहली बार हम लोगों ने पिछले नवंबर में 20 नवंबर को पूरा एग्ज़ाम भी हुआ था, पूरी स्टेट वाइड एग्ज़ाम हुआ था जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका रिजल्ट भी बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने आउट कर दिया। इसी तरह और भी 2 एग्ज़ाम सेंट्रली लिए जाएंगे और इसमें सारे लोग जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो अपीयर होंगे। ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे इसकी रिव्यू करते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कि कैसे एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो, हर एक बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सके, बेस्ट ऑफ द टैलेंट को हम लोग ले सकें, मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में हो इसमें कहीं पे। और फॉर्चुनेटली जो हमारा अभी तक का रहा है प्रयास एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट रहा है और हम लोग सक्सेसफुली उसको डिक्लेयर कर चुके हैं। सितंबर तक हमारा टारगेट है कि ये 12,000 पोस्ट जो है उसको भर दिया जाए, और यदि भर जाएंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बहुत सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सर, आपने हमें बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो लोगों को मिल सके, इस पर आपने खुलकर जानकारी दी। हम उम्मीद करेंगे कि इससे लोग अवश्य लाभान्वित होंगे और उन्हें ये जानने का अवसर प्राप्त अवश्य हुआ होगा कि अंडमान निकोबार प्रशासन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कितना गंभीर है और किस तरह कदम उठा रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।